नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूं आर्मी का प्रैक्टिस पेपर। जी, इसके अंदर आपके रहेंगे जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर। ठीक है, तो आर्मी की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, ट्राई करें आप कि जब मैंने यहाँ पे 30 सवाल लगाए हैं, उस 30 में से 25 से ऊपर का सही जवाब दें। इसमें इजी लेवल और हार्ड लेवल दोनों के क्वेश्चन शामिल किए हैं और साथ ही जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं। ठीक है, तो ये जीके और जीएस का आपका टेस्ट शुरू होता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो भाग पहला जो आता है वो सामान्य ज्ञान का होता है, जीके का। 15 क्वेश्चन रहेंगे इसके। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आप देख पा रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ओके, चलिए। 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट पर किसका दायित्व होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सारे आपके सामने दिए हुए हैं, बताएं। तो यहाँ पे साथियों आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। देखो, नदियों से क्वेश्चन आते रहे हैं, आपको ध्यान ही है, तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। कल भी एक ऐसा सवाल आया था जब लास्ट प्रैक्टिस पेपर किया था, वहाँ पे सतलज जो है वो ऑप्शन में था, तो वहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो गया था, सतलज। वहाँ पे ये जो घाघरा नदी है ये ऑप्शन में नहीं थी, तो यहाँ पे ये कौन सा राइट हो जाएगा आपका, घाघरा। क्या राइट हो जाएगा, घाघरा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे बांध स्थित हैं। देखो, ये एक ही प्रश्न ऐसा है जिसके अंदर आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि पूरा जो है क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाएँ। यहाँ पे देखिए बांध दिए हुए हैं एक साइड आपको, और दूसरी साइड जो है आपको राज्य दिए हुए हैं। मैं लिख देती हूँ एक बार। यहाँ तो जो है आपको बांध दिए हुए हैं और इस साइड आपको क्या दिए हुए हैं, राज्य। आपको बताना है कौन सा बांध कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए मिलाइए। देखो, पहला जो ऑप्शन है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो आपको पता है तुंगभद्रा बांध कर्नाटका में है, तो एक कर्नाटक आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, लोअर भवानी बांध, लोअर भवानी बांध जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, इदुक्की बांध कहाँ पे है, तो इदुक्की बांध जो है आपका वो केरल में है। कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, फिर नागार्जुन सागर बांध वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो 3rd नंबर ऑप्शन है वो राइट होता है, 3rd नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये देखो, पहले का ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे कौन से बांध कौन से राज्य में है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और बुक भी ले सकते हैं आप, अपनी फुल सिलेबस बुक है और ई बुक भी है, तो दोनों बुक ले सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग में आपने फ़ोटो देखी होगी। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है। तंत्री वाद्य यंत्र, देखो वाद्य यंत्र या तो उनके वादक पूछे जाते हैं कि सितार का वादक, मशहूर वादक कौन है, या जो है तबले का मशहूर वादक कौन है, कई नाम दे देते हैं, उसमें से आपको राइट आंसर चूज़ करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है जो भी आपके सामने है। तंत्री वादक वाद्य यंत्र जो है वो आपको बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका संतूर। संतूर जो है वो तंत्री वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है साथियों। चलिए, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे। प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, पेशवा, सचिव, मंत्री या सामंत। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है। तो आपने ये कई बार सीरियल्स में भी दिखाया है, आपने देखा भी होगा कि पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को शिवाजी की मंत्री परिषद में। ठीक है, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था।
इब्ने बतूता का नाम हमने बचपन में काफ़ी कहानियों में सुना है ना वो कहानी, इब्ने बतूता पहन के जूता निकल पड़ा तूफान में। ठीक है, ये पूरी तो मैं याद नहीं है अब मुझे, बचपन में बहुत गाया करते थे हम स्टेज पे जब प्रेयर टाइम रहता था। तो इब्ने बतूता कहाँ से आया है वो आपको बताना है। ये एक विदेशी यात्री थे जो भारत में आए थे। ठीक है, तो आप बताओगे ऑप्शंस, मोरक्को, फारस या तुर्की या मध्य एशिया। तो आप बता देंगे मोरक्को से आया था। कहाँ से आए थे? मोरक्को से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस पे ये 17 लिखा गया है गलती से, पर ये क्या है 7, ये इसको आप काट दीजिए। ठीक है, 7। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश बताना है आपको, मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व। तो जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मौर्य राजवंश है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, राजवंशों से, उनके राजाओं से या शिलालेखों से क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है। सभी लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर देते जाएं। हाँ, क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इतनी जो मेहनत है इसके पीछे, पीडीएफ भी बनाना होता है, क्वेश्चन भी कलेक्ट करने होते हैं और आपको जो है आपके लिए टेस्ट भी लगाना होता है, तो मेहनत तो रहती है। तो थोड़ा लाइक भी कर दिया करें, लाइक में कंजूसी नहीं आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये साहित्य या लेखन क्षेत्र में होता है, जिसमें कल्पना पर आधारित जो है साहित्य होता है। तो कल्पना, साहित्य, लेखन जो क्षेत्र होता है इसमें बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो गया था वहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ये क्वेश्चन साथियों पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। कब चली थी वो रेलगाड़ी ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये 1853 ईस्वी में चली थी। ये पीछे मैंने टेस्ट एक बार लगाया था तो मैंने बताया भी था आपको कि ये कहाँ से कहाँ तक चली। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक चली। ठीक है, तो 1853 ईस्वी में चली थी। तो पीछे क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लिया करें, कोई बात नहीं है। लाइव नहीं ले पाए आप क्लास तो बाद में देख लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में एक्स्ट्रा में लिखा गया है, इसको इरेज कर देना, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 10वां क्वेश्चन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये साथियों मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। उसके बाद में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयले का ऑप्शंस आपके सामने देखो, खनिज, अयस्क वगैरह हैं, फसलें हैं, कौन सी फसल प्रमुखतः किस राज्य में उगाई जाती है, या कौन से खनिज के भंडार किस राज्य में मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आर्मी बार बार पूछती है, तो ये सभी याद कर लेंगे। जो अपनी फुल सिलेबस वाली बुक है ना, फुल सिलेबस वाली बुक, उस फुल सिलेबस वाली बुक में मैंने पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे 2 पेज हैं और उनमें सभी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, तो आराम से याद कर लेना। जिसके पास बुक नहीं है वो बुक ले लेना, चाहे ई बुक लेना, 20-30 रुपये लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 11वें क्वेश्चन में आपको राइट आंसर चूज़ करना है साथियों। तो कोयले के भंडार, ये तो सभी को पता है कहाँ पे है, झारखंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो ये मानो आप लाखों लोगों से पीछे चले जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कारण नहीं है वो बताना है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो अपवाहन, वनोन्मूलन, अपक्षय या अधिक कटाई। तो देखो, अपवाहन से जो है मृदा का अपरदन होता है, वनोन्मूलन से मृदा का अपरदन होता है, अधिक कटाई से भी मृदा का अपरदन होता है। मतलब मृदा जो है वो बह जाती है, उसका कटाव हो जाता है। ठीक है, और जो अपक्षय है इससे मृदा का अपरदन नहीं होता, तो ये मृदा अपरदन के पीछे कारण नहीं रहता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा लग जाएगा? 3 नंबर का लग जाएगा, अपक्षय। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन साथियों आपका हो चुका है। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन में। वापस जो है आपका
ये सूची मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई हो चुका है और एक साथ जो है इसमें आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको इसमें चूज़ करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो व्यक्तित्व है वो किस पार्टी से संबंधित है। यहाँ पे पहला ऑप्शन साथियों आपको दिया हुआ है, एक बार मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। चलिए, सरोजनी नायडू है, उनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ था। इसके बाद है M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना का संबंध ये तो पता ही है, मुस्लिम लीग के साथ था। तेज बहादुर सप्रू, इनका संबंध आपको बताना है, तो ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे। और वी.डी. सावरकर, तो वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित रहे हैं। तो ये आपने ऑप्शंस इस तरह से किए हैं, इसके अकॉर्डिंग ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि आपका पहला ही जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। तो इसको ध्यान से कर लेंगे ऐसे सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। आपको बताना है साथियों, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कम बार पूछा गया है, तो हो सकता है कुछ साथियों के लिए नया हो, कोई बात नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपके सामने पहले कभी नहीं आए हैं। तो दादा भाई नेरोजी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। चलते हैं जीके का जो पोर्शन है उसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 15वां क्वेश्चन। इसमें उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था, जो प्रथम उपग्रह था, कौन सा देश था आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं संयुक्त संघ, सोवियत संघ, जापान या इंग्लैंड। तो सोवियत संघ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से जुड़े हुए, सौरमंडल से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो कवर किया करो, ये रिपीट होते रहते हैं कई बार। सौरमंडल के जो नोट्स हैं वो मैं तैयार कर रही हूँ, जल्दी ही आपकी बहुत ही अच्छी सी सौरमंडल की क्लास आने वाली है, जिसमें पूरा सौरमंडल और उससे जुड़े जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। बहुत मेहनत करके मैं नोट्स रेडी कर रही हूँ और जहाँ से भी जानकारी मिल पा रही है जितनी ज़्यादा, वो इकट्ठा करके आपके लिए बेहतरीन नोट्स जो हैं रेडी किए जा रहे हैं। तो उससे हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल जल्दी ही। अब भाग सेकंड जो है आपका आ चुका है प्रैक्टिस पेपर का, जिसमें सामान्य विज्ञान यानी जीएस का आपका पार्ट रहेगा। 16वां क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांतों की विकृति के साथ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो आपने सुना ही होगा कि फ्लोरीन की वजह से जो है दांत खराब हो रहे हैं, या उसकी कमी अधिकता से कुछ हो, दांतों में जो है विकार उत्पन्न हो रहा है। कई बार हम डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ता है हमको, तो ये फ्लोरीन की कमी से होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तो दैनिक जीवन में चर्चा में आए हुए शब्द रहते हैं, इनका तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। अब जो है हमारा 17वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा साथियों। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा या नाइट्रोजन। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ऑक्सीजन साथियों राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक आंसर आपका राइट हो गया, ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ जाती है? प्रकाश संश्लेषण के समय, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी तो आप आसानी के साथ इसको, क्वेश्चन को और आंसर को आराम से देख पाएंगे, ठीक है। चलो, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ये आपको बताना है। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जो है जल में विलय हो जाती है, जल में, ठीक है, जल में चली जाती है, जल में विलय हो जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका साथियों यहाँ पे राइट हो जाएगा। जल, जल का सूत्र बताएं, जल का सूत्र बताएं एक बार जल्दी से। जल का क्या सूत्र होता है? जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। 2 इसमें हाइड्रोजन क्यों होते हैं, 1 ऑक्सीजन का H2O। और कार्बन डाइऑक्साइड का पता है, यह CO2। इतने आसान आते भी नहीं है, अब हार्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, या बेकिंग सोडे का क्या फॉर्मूला होता है,
ये सब दिए हुए हैं मैंने बुक में, तो आप पढ़ लेना। और कभी टाइम मिलेगा तो आपको एक ऐसी क्लास लेके आएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं उनको ट्रिक के साथ याद करवा देंगे अच्छे से। ठीक है, चलो अब 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्यूरी किसकी इकाई है? देखो, या तो इकाई से संबंधित क्वेश्चन, या इकाई के अलावा जो यंत्र है, यंत्र और उनके आविष्कारक, उनके जो आविष्कारक हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है जीएस के अंदर। तो ये जो पार्ट है आप हमेशा कवर करें। इकाई यानी कि यूनिट, इकाई मतलब यूनिट जिसको आप मात्रक कहते हो। ठीक है, मात्रक। अभी जो टॉपिक वाइज साइंस की क्लास चल रही है, अनीता मैम की क्लास चल रही है ना टॉपिक वाइज आपकी जीएस की, उसके अंदर जो है ये करवाया जा रहा है, मात्रक वाला जो चैप्टर है वो करवाया जा रहा है। शायद कंप्लीट हो गया, और कल आज जो है वो नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। तो 12:30 बजे क्लास आती है, 12:30 बजे टॉपिक वाइज जीएस की क्लास। तो रेगुलर क्लास लें। और 12 बजे जो है, 12 बजे आपकी सीमा मैम की क्लास आती है, जो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास रहती है, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है उसमें भी। तो वो भी रेगुलर क्लासेस लें, आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी, कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिव, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा। तो क्यूरी का तो आपने पढ़ाई है आराम से। क्यूरी जो होती है वो यहाँ पे रेडियो एक्टिव की इकाई होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकिण्व बदलता है, या कौन सा एंजाइम बदलता है? ठीक है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में। ऑप्शन सारे आपके सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो जाइमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइमेज। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो लार होती है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आपको बताना है साथियों। तो जल्दी से बताएं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये पूरी डिटेल के साथ करेंगे जब आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी बायो की। ठीक है, तो जाइमेज पढ़ लीजिए यहाँ पे, जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा और जल्दी कराओ और जल्दी कराओ। हमें सबको साथ लेके चलना होता है, और एक साथ कोई गाड़ी तो है नहीं कि वो स्पीड बढ़ा दी और घुर घुर करके चल पड़ी। तो आराम से थोड़ा मुझे भी रिलैक्स हो, क्वेश्चन मैं भी समझूं, आप लोगों को भी समझाऊं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ी बहुत बीच में बात भी कर लें ताकि जो है बोर नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है। अब सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता एक टाइम। काफ़ी स्टूडेंट है वो आराम से करते रहते हैं, अपने चैट बॉक्स में आंसर देते रहते हैं, लेकिन कुछ 1-8% स्टूडेंट ऐसे भी हैं कह रहे हैं कि मैडम ऐसे नहीं है, जल्दी कराओ जल्दी कराओ। ऐसे जल्दी जल्दी करने से नहीं होता है, अभी समय है हमारे पास आराम से, और हम कर सकते हैं। तो आराम से किया करें कोई चीज़, ताकि 2 चीज़ और भी दिमाग में आए कि आपको ये बतानी है, ये इससे रिलेटेड है, मैं ये चीज़ भी बता सकूं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब 21वां क्वेश्चन आपके सामने है। जिंक सल्फेट का आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट का किस में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कवकनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिंक सल्फेट का कवकनाशी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर आपको क्या लगाना है? स्टार लगाना है। 1 मिनट, इस पर क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए, इसमें ऑप्शन आपका क्या रहता है? ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड या मिथाइल अल्कोहल। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। राइट आंसर जो है आपको चूज़ करना है। तो मीथेन गैस जो होती है वो बायोगैस का प्रमुख घटक है। अच्छा, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। राइट हो गया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन आपका राइट आंसर हो गया, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र जो होता है
क्या काम आता है? अम्ल और क्षारीय पदार्थों को जांच करने में काम आता है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक आपसे क्वेश्चन करती हूँ, बताइए एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार। ठीक है, अम्ल जो है उनका व्यवहार क्या रहता है लिटमस पत्र के प्रति, और क्षार का व्यवहार क्या रहता है, ये आपको मुझे बताना है। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? इनमें से एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, आपने एक्टर तो देखा होगा जो मूवीज़ में हीरो आते हैं, अनिल कपूर जी। क्या अनिल कपूर देखा है ना? तो अनिल कपूर से हम इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? देखिए अभी अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो अ है, ए से तो अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। तो अम्ल नीले को लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद साइंस वाले बच्चे भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अनिल कपूर से हमारे सर ने हमको याद करवाया था, मैं भी आपको ऐसे ही याद करवा रही हूँ। तो आप एक याद कर लोगे, दूसरा अपने आप ही आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो 23वां देखा भी नहीं हमने अभी इसको देखेंगे। लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्र जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या लाइकेन से। ये शायद जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले भी कोई मॉडल पेपर में आ गया है। तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, मैंने जो करवाया था उसमें शायद ये रिपीट हुआ है अभी। लाइकेन से, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, याद नहीं रहता, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। अब देखिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टीके की खोज की थी। किस टीके की खोज की थी? आज से जो है पिछले वीक में, हाँ पिछले वीक में मैंने एक पेपर करवाया था जिसमें मैंने एक्स्ट्रा में आपको बताया था कि फ्लेमिंग ने और एडवर्ड जेनर ने कौन कौन से टीके की खोज की है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, तब मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अगर आपने ध्यान से क्लास देखी होगी तो आप सही उत्तर दे देंगे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ठीक है, चेचक के टीके की खोज की इन्होंने, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, उसका भी मुझे आपसे जवाब चाहिए कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की, ये आपको बताना है। ठीक है, पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की, बताइए जल्दी से। तो पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की। किसने की? फ्लेमिंग ने। मैंने पहले भी ये बताया था, वापस रिपीट कर देती हूँ, कुछ स्टूडेंट नए भी हो सकते हैं इसलिए। तो फ्लेमिंग जो है उसने पेनिसिलिन के टीके की खोज की और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? हाँ, मैंने एक ट्रिक जो है, बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स रेडी की हैं ताकि मैं सारी मिश्र धातु जो है आपको करवा सकूं कि वो कौन कौन से धातुओं से मिलकर बनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स में इनके प्रति बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो वो क्लास भी मैं आपकी जल्दी लेके आऊँगी जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि नई बुक भी हम लोग रेडी कर रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आर्मी की बुक तैयार कर रहे हैं। जीएस का जो पोर्शन है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अब जीके का पोर्शन रेडी कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग का भी जल्दी ही हो जाएगा। तो ये थोड़ी खुशखबरी है एक तरह से जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा अच्छी बुक इस समय मुझे मार्केट में दिखाई नहीं दी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी बना पाएँ उनके लिए बुक। तो थोड़ा उसमें समय लग जाता है, तो आपकी क्लासेस जो हैं मैं और भी ट्राई करती हूँ और क्लासेस ले सकूँ आपकी। तो अभी बाकी टीचर्स कर रहे हैं अपना काम, ठीक है, तो आप उनकी क्लासेस भी इतने लेते रहें। तो कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। 25वां क्वेश्चन। तो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ठीक है, तांबा और टीन, तांबा मतलब कॉपर, ठीक है, तांबा और टीन की मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया।
26वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जो तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता वह है, ऑक्सीजन के साथ जो प्रतिक्रिया नहीं करता, एक मिनट इसको टेढ़ा हो गया, नहीं करता वो बताना है आपको, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। नहीं को ध्यान से पढ़े साथियों, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दीबाजी में नहीं को पढ़ते ही नहीं है और गलत कर जाते हैं जाके। तो देखो हीलियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। जो उपकरण है, साइंटिफिक जो उपकरण हैं उनको याद करने की ट्रिक और उनके जो आविष्कारक हैं वो किस क्षेत्र में वो उपकरण यूज किए जाते हैं, ये सब मैंने बहुत ही अच्छा एक लेक्चर बनाया हुआ है, बोर्ड पे क्लास लगी थी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वो ज़रूर देखें साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके पास ऑप्शन है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण है वो आपको बताना है। तो ये देखिए, इसमें आपका राइट आंसर लग जाएगा यहाँ पे हाईग्रोमीटर। कौन सा? हाईग्रोमीटर। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाईग्रोमीटर। आप मेरी क्लास देख लेना, एक एक जो यंत्र है आपको आराम से याद हो जाएगा। कोई आपको रात को उठा के नींद में पूछे भी ना कि पायरोमीटर क्या काम आता है तो आप बता दोगे, ठीक है। स्टेथोस्कोप क्या काम आता है तो आप बता दोगे। तो हर तरह का जो यंत्र है वो मैंने करवाया हुआ है, क्लास ले लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति न्यूनतम तब होती है जब वह गुजरता है। प्रकाश की गति का आपको बताना है। तो प्रकाश आपको पता है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये निर्वात में भी चल सकती है। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग की अगर बात करें तो सर्वाधिक वेग प्रकाश का होता है निर्वात में, सबसे ज़्यादा वेग, ठीक है। सर्वाधिक वेग की अगर बात करें, सर्वाधिक वेग होता है प्रकाश का निर्वात में। निर्वात क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, वो होता है निर्वात। पर यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है न्यूनतम। न्यूनतम कब होता है? जब वो कहाँ चलता है? तो कांच में, शून्य में, वायु में, जल में। शून्य यानी कि आकाश की बात कर रहा है। शून्य किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का, आसमान का, ठीक है, आकाश। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कांच आंसर हो जाएगा, कांच, क्योंकि ज़्यादा सघन है, ठीक है। तो कांच यहाँ पे राइट ऑप्शन कर लो आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब 29वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। रक्तदाब को किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब को किसके द्वारा मापा जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हाइग्रोमीटर तो आपका आया भी था ऊपर। तो रक्तदाब को यानी कि बीपी को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान हो तो भगवान करे ऐसा कभी काम नहीं पड़े आपके कि कभी आपको जाना भी पड़े डॉक्टर के पास, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। आपके जो बाजू होती है, हाथ पे एक पट्टा सा बांधा जाता है और फिर क्या होता है, रीडिंग चेक की जाती है। वो जो यंत्र होता है वो होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इससे आपके बीपी का पता लग जाता है। 30वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसको क्या कहते हैं? समझ गए ना क्या क्वेश्चन में पूछा है? तो इसको हम कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? संवहन। ऊष्मा के संचरण की सभी विधियां मैं पीछे करा चुकी हूँ, टॉपिक वाइज क्लास ले लिया करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस पेपर में नहीं करवाई जाती क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो टॉपिक वाइज क्लास में पूरा बताया हुआ है, क्लास ले लेना, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 आपका। ये साथियों हमने कंप्लीट कर ली है हमारे जीके और जीएस के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो हम हमेशा करते हैं। रोज़ आपकी 9:30 बजे क्लास आती है। कितने बजे आती है? 9:30 बजे क्लास आती है, तो रेगुलर आप क्लास लें। अब बताएं कि टोटल 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं? कौन से साथी के 25 से अधिक क्वेश्चन सही हुए हैं? ईमानदारी के साथ बताएंगे, क्योंकि ईमानदारी जो है हर फौजी के खून में बसती है। तो ईमानदारी के साथ बताएंगे 25 से अधिक क्वेश्चन किसके सही हुए। तो जिन भी साथियों के 25 से अधिक क्वेश्चन सही हैं वो ये मान लें कि उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनके 20 से 25 के बीच में सही हो रहे हैं
वो ये माने कि थोड़ी और अधिक तैयारी की आपको आवश्यकता है। रेगुलर तैयारी करते रहें, किसी प्रकार की टेंशन नहीं रखें, ठीक है। टेंशन जो है पाकिस्तानियों को देनी है, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो आराम से बेफिक्र होकर शांत मन से तैयारी करें और अपने फिज़िकल और मेडिकल की तैयारी भी आराम से करते रहें, जिनका अभी तक नहीं हुआ है फिज़िकल मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो सभी एक बार जय हिंद बोल दें कमेंट बॉक्स में, तो क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।